तो आज जो आपका लेक्चर नंबर रहेगा वो कौन सा है? थर्ड है। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना। फिर उसके बाद हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस की, फिर हमने क्लोजेस्ट अप्रोच देखा। वेरी गुड मॉर्निंग पुनीता एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी सारी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। ओके, तो हमने लास्ट टाइम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा, फिर रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस देखी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर थर्ड में हमने आज क्या देखना है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसमें देखो सिंपल सी बात क्या है, जो हमने अभी तक स्टडी किया है किसके अंदर, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसी को बेस बनाते हुए ये हमारे पास क्या आ गया? एटम का मॉडल आ गया, जो किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं उसी को सारी कंक्लूड करेंगे आज के लेक्चर में। तो आपका ये पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो जाएगा, जहां प्लानिटरी मॉडल भी बोल देंगे इसको। देखिए होता क्या है, द मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय रदरफोर्ड इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। किसको? जो रदरफोर्ड ने मॉडल समझाया था, किसका? एटम का। देखिए इसमें क्यों न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो हमें पता चला था किसके बारे में? एटम के अंदर किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। क्या पता चला था न्यूक्लियस के बारे में? कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था, याद करो जब मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था। इस तरह से सारी रेस सीधी की सीधी जा रही थी, कुछ रेस थी जो 1 डिग्री एंगल से ज्यादा स्कैटर की थी, जो कि कितनी थी? 0.14% थी। और उसमें से एक ऐसी रे थी जो वापिस गई थी 180 डिग्री पे, और 8000 में से कोई एक रे जो होती थी वो 90 डिग्री ज्यादा एंगल से स्कैटर करती थी। ये सारा एक्सपेरिमेंट था हमारा किसका? रदरफोर्ड का, जो कि हमने डिस्कस किया था। इसी के बेस के ऊपर हमने ऑब्जर्वेशंस देखी थी, कुछ कंक्लूजन्स किए थे किसके? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। उन्हीं के बेस के ऊपर हमें पता चला था कि जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? आपका सेंटर में होता है एटम के, प्लस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर देखो कैसे मॉडल को एक समझाएंगे हम। पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं पॉइंट, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर ऑफ द एटम पे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी जस्ट मैं बता रहा था और पहले से भी ये डिस्कस करते आ रहे हैं। दूसरी बात, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसने इतनी सी बात की, किसके कारण ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी? कूलम्ब फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, आपने पास को पता है ना कॉन्सेप्ट, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगेगी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जहां पे आपकी बनेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसके कारण ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है? रिवॉल्व करने लगता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसके मुताबिक, रदरफोर्ड के मुताबिक इसने कहा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। किसके कारण? ड्यू टू कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में अट्रैक्शन हो रही होती है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस कूलम्ब फोर्स के कारण आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। जो साइज होता है आपके न्यूक्लियस का, सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी इस तरह से फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। जो ये भी हमने डिस्कस किया था, हमने साइज फाइंड किया था। देखिए हमने आर नॉट फाइंड किया था, याद करो कल जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो उसके मुताबिक आप उन सारी वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपको आर नॉट मिल जाएगा। आर नॉट क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया था। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही मैंने क्या बोला था? ये ऑलमोस्ट आपका क्या होता है? रेडियस होता है किसका? न्यूक्लियस का।
है ना, ये चीज बोली थी। तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट की गई रदरफोर्ड के द्वारा तो कितनी आई वो 10⁻⁻15 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम whose size is 10⁻⁻10। देखो नॉर्मली जो आपका एटम होता है उसका साइज कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन जब हमने न्यूक्लियस का साइज देखा, उसका रेडियस देखा, उसका रेडियस कितना देखने को मिला हमें 10⁻⁻15 मीटर। आप देख रहे हो ये कितना छोटा है एज कंपेयर टू दिस। एटम का साइज बहुत बड़ा होता है अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियस के साइज के साथ। तो हमें ये बात पता चली, क्या पता चली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि आपका जो एटम का साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना आपका आया था 10⁻⁻15 मीटर आया। एंड लास्ट पॉइंट जो इस मॉडल का है वो क्या है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर, देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी बात हमने डिस्कस की है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने है ना एक सीक्वेंस में लिखने हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताओ तो किस तरह से बताओगे आप, ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप क्या करोगे डिस्कस करोगे। तो इसमें लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया ये भी आपको पहले ही भी पता था और वापस से हमने डिस्कस कर लिया कि एक जो एटम होता है जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने प्रोटॉन यानी कि उतना पॉजिटिव चार्ज और जितने इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए जो एक एटम होता है नॉर्मल स्टेज में वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है, कैसा होता है न्यूट्रल। फिर उसके बाद इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्या थे ड्रॉबैक्स थे। अब देखिए जैसे उसने सिंपल सी बात कह दी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन कोई चीज ऐसे करके रिवॉल्व कर रही है तो ऐसे रिवॉल्व करते 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 ऐसे करके स्पाइरल बन के ये क्या होनी चाहिए नीचे आ जानी चाहिए अट्रैक्शन के कारण। देखिए कोई भी ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता कहाँ जाना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए। पर इसने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। मैं ये कहूँ इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन रदरफोर्ड। तो इसके बाद एक और इसलिए मॉडल पढ़ेंगे हम, लास्ट जो मॉडल होगा जो जिसको हम अभी पढ़ते हैं करंटली। तो रदरफोर्ड पहले ड्रॉबैक क्या देखने को मिला, ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं बता पाया। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है सेम ड्रॉबैक था आपका किस जो कि हमने जे थॉमसन मॉडल में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखो इसमें भी हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था ना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन मेटल प्लेट। ये तो हमें पता चल गया था, किसमें रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसने क्या कहा सेंटर में न्यूक्लियस है उसके कारण ज्यादा स्कैटरिंग होती है कुछ अल्फा पार्टिकल्स की पीछे की तरफ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। तो इसमें ये ड्रॉबैक तो नहीं है रदरफोर्ड मॉडल में, लेकिन ये वाला अभी भी ये ड्रॉबैक एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा वाला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स। इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही जे मॉडल कर पाया है, ना ही ये कौन सा थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। तो जे थॉमसन मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस ड्रॉबैक को, और ना ही आपका रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन कर पाया है। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था, इसके अंदर ये भी ड्रॉबैक था जे थॉमसन के अंदर कि इसने अल्फा पार्टिकल के अंदर ज्यादा स्कैटरिंग क्यों होती है मेटल फॉइल के द्वारा। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको पता चला सेंटर में न्यूक्लियस होता है इसलिए ज्यादा स्कैटरिंग होती है किसकी अल्फा पार्टिकल की। तो इसके अंदर ये वाला ड्रॉबैक हमें देखने को नहीं मिलता रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर फिर भी दो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले, एक तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, दूसरा जो कि जे थॉमसन मॉडल में भी था कि ये क्या नहीं कर पाया एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स। सेम ड्रॉबैक दोनों में कॉमन है, अभी तक इसको हम समझा नहीं पाए हैं। तो इसको समझाने के लिए हमारे सामने एक और फिर मॉडल आता है बोहर एटम मॉडल या बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी देंगे मुझे अपनी अटेंडेंस, उसके बाद मैं पूछूंगा आपको कि किसी को कुछ समझ नहीं आया उसको डिस्कस कर लेंगे आपकी डाउट को। तो चलिए फटाफट अपनी अटेंडेंस देना शुरू करें। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, बोहर एटम मॉडल या बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें इस मॉडल के मुताबिक क्या है,
3 पॉइंट्स है बेसिक जो इसके जो हमें समझने हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं क्या कहा